गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो आप सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्त आज की वीडियो के अंदर हम हिंदी साहित्य के इतिहास से अब तक पूछे गए वो प्रश्न जो टीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर पीजीटी का एग्ज़ाम हो, केवीएस का हो या अन्य कोई दूसरी एग्ज़ाम हो, उसमें पूछा गया है। तो दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो प्रश्न एक बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया हो वह प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है और दूसरी बार उस प्रश्न की पूछे जाने की संभावना होती है। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसकी लेखन की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो गारसादा तासी को जाता है। गारसादा तासी को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत करने का श्रेय जाता है, जो टीजीटी एग्ज़ाम 2002 में पूछा गया था। दोस्त टीजीटी का एग्ज़ाम 2002 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य हैं जिसे भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट्स होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसीदा तासी ने किया। गारसीदा तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दाला तितरेत्यूर एतुंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ को लिखा था। यानी जो गारसीदा तासी है, जिन्होंने हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत की है, उन्होंने फ्रेंच भाषा में एक ग्रंथ लिखी थी, जहाँ से शुरुआत की थी। उस ग्रंथ का नाम था इस्तवार दाला तितरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इस्तवार दाला तितरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इनमें से हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुसार दिया गया। यानी दोस्त जो ग्रंथ है इस्तवार दाला तितरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों को शामिल किया गया है और उसका विवरण जो है, यानी उसका जो विशेष चीज़ें हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसका जो चीज़ें जो रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों को वर्ण क्रमानुसार यानी क्रम में दिया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1839 में तथा द्वितीय भाग सन 1847 में प्रकाशित हुआ। यानी जो पुस्तक है दोस्त इस्तवार दाला तितरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग सन 1847 में प्रकाशित हुआ। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्त, इसी प्रश्न से कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। यानी कहने का मतलब दोस्त है कि 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका थी और उस पत्रिका के कोई विशेष अंक में जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशित हुआ था, जो लिखा गया था जॉर्ज गियर्सन के द्वारा, और एक पत्रिका जो कलकत्ता की थी वहाँ से प्रकाशित हुआ था। किसका कहने का मतलब है दोस्त कि नाम से इतिहास ना होते हुए भी यह नाम से इतिहास नहीं था, क्योंकि दोस्त नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बट हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है दोस्त। इसी को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? यानी हिंदी साहित्य जो है इसका लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया है, तो गारसादा तासी के द्वारा किया गया है। गारसादा तासी के द्वारा किया गया है। और हम लोगों ने देखा दोस्त कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखी थी, जिस ग्रंथ का नाम था इस्तवार दा ला तितरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा की ग्रंथ थी। और इसी ग्रंथ से दोस्त हिंदी लेखन की परंपरा का शुरुआत होता है दोस्त। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? यानी हिंदी साहित्य जो लिखा गया था दोस्त, हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया, वो सबसे पहले जो लिखा गया किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में दोस्त, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था।
हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन का जो शुरुआत हुआ था फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, और एस्तवार द इला करके जो ग्रंथ है दोस्त वही पहला था, और गार्सिदा तारसी इसके लेखक थे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या था? तो गार्सिदा तासी था दोस्त, गार्सिदा तासी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम गार्सिदा तासी। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, यानी काल क्रमानुसार यानी एक क्रम में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। दोस्त यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, इस्तवार दाला वितरेत्युर एतोइंदी ए हिंदुस्तान को प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता है, माना जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्त। बट अगर कहा जाए कि प्रथम बार लिखने का प्रयास किस ग्रंथ से की गई थी, तब इस्तवार दाला वितरेंद्युर एंदुई ये हिंदुस्तान होगा दोस्त। लेकिन हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाए तो सीधा आंसर आप द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लगाइएगा दोस्त। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया है दोस्त। इस्तवार दाला तितरेत्युर एंदुई ये हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। तो इस ग्रंथ को लिखने वाले हो जाते हैं दोस्त गार्सिदा तासी। आप देख रहे हैं दोस्त, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा फिरा के, तो समझ जाइए दोस्त यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया दोस्त। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं तो जोशुआ केटलर जो हैं वही हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जोशुआ कैटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान जोशुआ केटलर, पूरा नाम है दोस्त जोहान जोशुआ केटलर, डच पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आया था। जो जोहान जोशुआ केटलर था वो पुर्तगाली जो डच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका राजदूत बन के भारत आया था। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का समान ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1775 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी दोस्त। जो पहले ग्रामर थी हिंदी की उसका नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर 1715 को प्रकाशित होता है और इसका जो रचना होता है वो डच भाषा में होता है। हिंदुस्तानी ग्रामर 1715 का प्रकाशन डच भाषा में दोस्त, याद रखिएगा। लिखने वाले का व्यक्ति का नाम है जोहान जोशुआ केटलर। डॉक्टर गियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। यानी जो हिंदुस्तानी ग्रामर है दोस्त, हिंदी ग्रामर है, गियर्सन ने इस पुस्तक की जो विवरण है उसका जो संक्षिप्त परिचय है वो अपने पुस्तक यानी गियर्सन ने अपने पुस्तक लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया जो है इसमें इस पुस्तक का विवरण दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। यानी 1943 ईस्वी को किशोरीदास वाजपेयी ने ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित की और यहाँ से हिंदी लेखन की जो व्याकरण की जो परंपरा थी इसकी शुरुआत हो गई और लोगों में नई चेतना का संचार हो गया। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में आया। ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में आया, हिंदी निरुक्त 1949 में आया तथा हिंदी शब्द अनुशासन 1958 में आया दोस्त।
हिंदी शब्द अनुशासन 1958 में आया और ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में आया। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्त जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी, क्योंकि दोस्त जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आसपास के रिलेटेड चीज़ों को भी देखना होता है, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं और वह भी प्रश्न इम्पोर्टेंट्स हो जाता है। चलिए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई थी। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और हिंदी शब्द सागर जो थी वो नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो रही थी, तथा जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक रूप दे दिया गया। यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वो सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा, जो 1929 के आसपास में था, बट आगे चलकर इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। अन्य कुछ बातें हैं दोस्त इसी प्रश्न से कि शिवराज यानी शिव सिंह सरोज 1883 में लगभग एक सशस्त्र भाषा कवियों के जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह शिव सिंह सेंगर व्रत है। शिव सिंह सेंगर व्रत है दोस्त, हमें ये याद रखना है कि शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सेंगर व्रत नाम की पुस्तक लिखी है। शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सेंगर व्रत नाम की पुस्तक लिखी है। बस इस प्रश्न में हमें दोस्त यही याद रखनी है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति के भूमिका के रूप में लिखा गया था? किस कृति के भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो ऊपर में हमने देखा दोस्त कि हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में लिखा गया था, जो नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो रही थी। बाद में फिर हिंदी साहित्य का इतिहास अपना एक स्वतंत्र पुस्तक बन गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है तो 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन हुआ था। 1929 में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। इनमें से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो दोस्त रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास जो है यही हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया और बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास जो है एक स्वतंत्र पुस्तक बन गई। आंग्ल भाषा में लिखा गया यानी आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। जो आंग्ल भाषा थी, आंग्ल भाषा का कहने का मतलब है दोस्त अंग्रेजों की भाषा थी। इस भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का जो इतिहास है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक हैं पादरी एडसिन ग्रिब्स जो हैं वो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडसिन ग्रिब्स हैं। पादरी F.E. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ था। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से प्रकाशित हुआ था। एंड द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज गियर्सन। द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? दो पुस्तक थी दोस्त, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका के विशेष अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक हैं किशोरी लाल गुप्त, यानी लेखक मतलब दोस्त हिंदी अनुवाद करने वाला
जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी अनुवाद करने वाला दोस्त किशोरीलाल गुप्त हो जाएगा। गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया था। किशोरीलाल गुप्त का जन्म 1916 ईस्वी में भदोही यानी उत्तर प्रदेश में होता है। 1916 को भदोही यानी उत्तर प्रदेश में किशोरीलाल गुप्त का जन्म होता है। अब पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में थे, यानी जो पंडित हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उसके जो शिष्य थे उसमें एक शिष्य किशोरीलाल गुप्त भी थे। गुप्त जी को विंध गौरव से सम्मानित किया गया था। विंध गौरव से गुप्त जी को सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारण संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। जो अब तक हम पढ़ रहे हैं दोस्त, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है यह भी प्रचारक यानी हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूर सागर की टीका 4 खंडों में है, यानी जो किशोरीलाल गुप्त हैं इसकी जो अंतिम प्रकाशित कृति है सूर सागर की टीका जिसके 4 खंड हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है तो जॉर्ज गियर्सन इसके लेखक का नाम है। जॉर्ज गियर्सन जो कलकत्ता के विशेष पत्रिका के विशेष अंक में प्रकाशित हुई थी और लेखक हैं जॉर्ज गियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं तो दोस्त जॉर्ज गियर्सन हैं। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्त, बार बार थोड़ा सा बदल कर यह प्रश्न को पूछा गया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक के किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है किशोरीलाल गुप्त नाम है तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो जॉर्ज गियर्सन के द्वारा लिखा गया था। इसी पुस्तक का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। पुस्तक का नाम है दोस्त द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया है? तो दोस्त इसी क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके। तो पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका हिंदी अनुवाद करने का श्रेय जाता है किशोरीलाल गुप्त को। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में मिलता है? तो जॉर्ज गियर्सन के जो सर्वप्रथम पुस्तक है वहीं से हिंदी साहित्य के काल विभाजन देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। किस साहित्य धारा के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो मिश्र बंधु जो है वो काल विभाजन के लिए सबसे ज़्यादा कवियों का नाम का प्रयोग किए हैं। कौन? मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है। मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवि हैं जिसको स्थान प्राप्त हुआ है, जिसे 8 से अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों का नाम का उल्लेख किया है। जो मिश्र बंधु हैं वही काल विभाजन के लिए सर्वाधिक
कवियों का नाम का उल्लेख किया है। श्रवधी विनोद, श्रवधु विनोद, श्रवधु विनोद नामक हिंदी साहिल के इतिहास लेखकों का नाम है। यानी जो श्रवधु विनोद है, श्रवधी विनोद है, इसके हिंदी साहित्य के लेखकों का नाम है। तो आपका नाम हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश, श्याम और सुखदेव, गणेश, श्याम और सुखदेव हो जाएंगे श्रवधु विनोद के लेखक, श्रवधु विनोद के लेखक। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में किया गया, जबकि चौथा भाग सन 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद के टोटल 4 भाग हैं। 3 भाग का प्रकाशन 1913 को और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न, प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित किया गया था दोस्त। जो मिश्र बंधु विनोद नाम की जो पुस्तक है, इसके 3 भागों को हिंदी नवरत्न कहा जाता है और इसी के नाम से यह प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्त मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 में प्रकाशित होता है और 3 भाग जो था 1913 में प्रकाशित हुआ, जो ऊपर प्रश्न में हम देखे थे दोस्त। इसीलिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दोस्त, ताकि वहाँ के बाद जो भी प्रश्न वहाँ से बनते हैं उन सारे प्रश्नों को हम देख सकें। मित्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? मिश्र बंधु विनोद कहिए दोस्त या मित्र बंधु कहिए, ऑप्शन में देखिएगा, प्रश्न में देखिएगा, जैसा भी लिखा रहे। तो मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो टोटल 4 भाग थे। नवरत्न कहा जाता है शुरुआती 3 भाग को, जिसका प्रकाशन 1913 में है और फिर जो चौथी भाग थी 1934 में प्रकाशित होती है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा का निर्धारण किया है। जो परिवर्तन काल था, इसकी सीमा का निर्धारण 1890 से 1925 तक किया है। 1890 से 1925 ईस्वी तक के काल को परिवर्तन काल बताया है मिश्र बंधुओं ने। अब इस क्वेश्चन का जो डिटेल है दोस्त, उसको देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। काल विभाजन का प्रयास इस प्रकार है। प्रारंभिक काल 700 से 1440 ईस्वी तक, 700 से 1440 ईस्वी तक। माध्यमिक काल 1445 से 1680 ईस्वी तक। अलंकृत काल 1681 से 1889 ईस्वी तक। परिवर्तन काल 1890 से 1925 ईस्वी तक और वर्तमान काल 1926 ईस्वी से अब तक, यानी वर्तमान काल 1926 से अब तक चल रहा है दोस्त। ये था मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। जो मिश्र बंधु विनोद जी पुस्तक थी, इसमें काल का विभाजन किस प्रकार से किया था, तो ये कुछ काल विभाजक थे दोस्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो 1868 से 1893 ईस्वी तक। 1868 से 1893 ईस्वी तक रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय तय किया है। प्रथम उत्थान का समय तय किया है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी। संवत में बात करें तो 1925 से 1950 ईस्वी तक। जब संवत पूछा जाएगा दोस्त, तो ईस्वी से 57 साल को ऐड कर दीजिएगा तो वो संवत में चला जाएगा। ईस्वी से 57 साल आप अगर ऐड कर देते हैं तो वो संवत में चला जाता है। तो यही 1868 से 1893 या संवत 1925 से 1950 तक तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी तक। 1893 से 1918 ईस्वी तक या संवत की बात करें तो 1950 से 1975 तक तय किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तक के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कलाविधि निर्धारित की है। प्रथम उत्थान की
कला विधि निर्धारित की है तो 1925 से दोस्त 1950 ईस्वी तक। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की जो कला विधि है वो 1925 से लेकर 1950 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो 1893 से 1918 ईस्वी तक, 1893 से 1918 ईस्वी तक। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। यह इसी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक होती थी वहीं पे हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसका प्रकाशन हुआ था। काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने किया था। श्याम सुंदर दास जी ने किया था। नागरी प्रचारिणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था थी। यानी जो हिंदी प्रचारिणी नागरी प्रचारिणी सभा है वो हिंदी भाषा के लिए ही काम कर रही थी और हिंदी भाषा से संबंधित चीज़ों को ही प्रचार करने वाली संस्था दी, जिसकी स्थापना शमसुंदर दास ने 1893 ईस्वी में किया है। शमसुंदर दास ने 1893 ईस्वी में किया है। हिंदी साहित्य के नियमन नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्द कोश के लेखक शमसुंदर दास थे। इस शब्दकोश जो हिंदी शब्द सागर शब्दकोश है इसके लेखक थे शमसुंदर दास। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई है। काशी नागरी जो प्रचारिणी सभा है इसकी स्थापना कब हुई? तो 1893 ईस्वी को हुई है। यही प्रश्न को दोस्त बार बार पूछा गया है, तो ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई है तो 1893 ईस्वी को। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी को। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो नागरी प्रचारिणी सभा ने जो संस्था थी इसी संस्था ने हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया था। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? यानी जो नागरी प्रचारिणी सभा थी इसके संस्थापक में कौन नहीं था? तो रामचंद्र वर्मा जो है इसके संस्थापक में नहीं था। बाबू श्याम सुंदर दास भी है, पंडित राम नारायण मिश्र भी है और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीनों के तीनों हैं, बट रामचंद्र वर्मा नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक में नहीं थे। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को बनारस में हुई थी, जिसकी स्थापना में बाबू शमसुंदर दास, राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसे प्रभृतियों का मुख्य योगदान था। यानी ये सारे लोग थे संस्थापक में। आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी के साहित्यकार और कोशकार रहे हैं, बट नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक में इनका नाम नहीं आता है। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरी लाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानवीकरण किया है। जो आचार्य रामचंद्र वर्मा है इन्होंने हिंदी का मानवीकरण किया है, अच्छी हिंदी का आंदोलन भी चलाया है, बट ये नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक में नहीं थे। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नाम की पुस्तक लिखी। आचार्य रामचंद्र वर्मा की एक पुस्तक है जिसका नाम है उस पुस्तक का महात्मा गांधी, और इसका लेखन का कार्य इन्होंने 1919 ईस्वी को किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1800 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 को कलकत्ता में हुई थी। रानी
केतकी की कहानी के लेखक हैं, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसाह अल्लाह खां। इंसाह अल्लाह खां जो हैं वो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। और यह प्रश्न देखिए दोस्त कितनी बार पूछी जा चुकी है, तो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त। रानी केतकी की कहानी इंसाह अल्लाह खान। दोस्त यह वीडियो आप लोग 1 से 2 बार देखिएगा या फिर क्वेश्चंस को नोट करके बार बार रिवीजन करिएगा दोस्त, या अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्त। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, रानी केतकी के कहानी के रचनाकार हैं इंसाह अल्लाह खां। इंसाह अल्लाह खां। निम्नलिखित में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी के अध्यापक थे? जो फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में थी उसके हिंदी के अध्यापक थे तो सदल मिश्र जो थे, सदल मिश्र वो हिंदी के अध्यापक थे, सदल मिश्र। इनमें कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते थे तो लल्लू लाल जो हैं, लल्लू लाल कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था लल्लू लाल का। नचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, नचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, दोबारा यह प्रश्न है दोस्त, सदल मिश्र, सदल मिश्र। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो वही है दोस्त नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान। यह प्रश्न को भी दोस्त बार बार पूछा गया थोड़ा सा हेर फेर करके, तो यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्त। उदयमान चरित्र के लेखक हैं, उदयमान चरित्र के लेखक हैं तो इंसाह अल्लाह खान। उदयमान चरित्र के लेखक हैं इंसाह अल्लाह खान। सुख सागर की रचना किसने की? सुख सागर की रचना किसने की? तो सदासुख लाल ने। सुख सागर की रचना किसने की? सदासुख लाल। सुख सागर की रचना सदासुख लाल। सुख सागर का विषय है, जो सुख सागर जो पुस्तक है, ग्रंथ है, इसका विषय है विष्णु पुराण की उपदेशात्मक प्रसंग। जो विष्णु पुराण है वहाँ पे जो उपदेश देने वाले प्रसंग हैं वह प्रसंग ही सुख सागर का विषय है, सुख सागर का विषय है। अब इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्त, इसे देख लेते हैं। डॉक्टर नागेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में, हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि जो नागेंद्र जी जो हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है उसमें लिखते हैं मुंशी सदासुखराय निसार, मुंशी सदासुखराय निसार जिसके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्रायः सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। मुंशी सदासुखराय निसार सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्रायः सभी इतिहास में मिलता है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं, आपती सुख सागर इनका उपनाम था। सदासुखराय निसार, सदासुखराय निसार, मुंशी सदासुखराय निसार इसका उपनाम है सुख सागर, इस नाम से ग्रंथ नहीं थी। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पदानुवाद किया है। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पदानुवाद किया है। जी इनकी अन्य 2 ग्रंथ रचनाएं अवश्य प्राप्त है, सुरासुर निर्णय, सुरासुरा निर्णय और एक है वर्तिका। एक है सुरासुर निर्णय और एक है वर्तिका, जो 2 इनकी रचनाएं हैं। सुख सागर की रचनाएं हैं या मुंशी सदासुखराय की रचनाएं हैं। भाषा याग वशिष्ठ के लेखक हैं, भाषा याग वशिष्ठ के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। भाषा याग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी। अब इस प्रश्न से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्त, इसे देख लेते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं, राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया, संवत 1768 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया था। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य
अपने परिकृष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ भी माना है। खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ भी योग वशिष्ठ को रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि है, यानी जो योग वशिष्ठ पुस्तक है इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि है। योग वशिष्ठ के लेखक हैं, अब जो पुस्तक है योग वशिष्ठ, इसके लेखक हैं तो राम प्रसाद निरंजनी इसके लेखक हैं। खड़ी बोली की पहली रचना है, जो खड़ी बोली है दोस्त, इस बोली की जो पहली रचना है वो है नासी कैतोपाख्यान। खड़ी बोली की पहली रचना है नासी कैतोपाख्यान। और इस प्रश्न से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं दोस्त। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपने वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। यानी जो हिंदी साहित्य का निदेशालय है उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पे जटमल के द्वारा लिखी गई गोरा बादल की जो कथा है, इसे खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1627 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, जिसे बताया गया है। फिर केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहाँ सदल मिश्र ने 1803 में नासी कैतोपाख्याय की रचना की तथा 1805 में लल्लू लाल प्रणीत प्रेम सागर का प्रकाशन हुआ। यानी 1803 में नासी कैतोपाख्यान की रचना हुई और 1805 में लल्लू लाल प्रणीत प्रेम सागर का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासी कैतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। जो आधुनिक गद्यकार हैं दोस्त, उसमें खड़ी बोली की पहली रचना है नासी कैतोपाख्यान। लेकिन अगर नासो कैतोपाख्यान ऑप्शन में नहीं है दोस्त, तब आपके पास यह भी ऑप्शन है गोरा बादल की कथा, जो जटमल के द्वारा कृत है। यह भी खड़ी बोली की गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है। आगे जो है दोस्त, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, यानी उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा की जो परीक्षा हुई थी, शिक्षक के लिए जो परीक्षा हुई थी, वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को सही माना था, लेकिन जब संशोधित उत्तर कुंजी आया तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया। कहने का मतलब दोस्त, इस प्रश्न का जो आंसर है उसको ऑप्शन नंबर ये पहले प्रेम सागर को माना था, बाद में नासी कैतोपाख्यान को माना। तो दोस्त ये और ये दोनों अगर दिया रहे तो आप नासी कैतोपाख्यान टिक लगाइएगा, क्योंकि इसकी रचना 1803 में होती है सदल मिश्र के द्वारा और प्रेम सागर की रचना 1805 में होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो नासी कैतोपाख्यान ज़्यादा पुरानी है तो ये पहले आएगा। अगर ये ऑप्शन में ना है तो आप प्रेम सागर को भी टिक लगा सकते हैं। ये थी दोस्त कुछ प्रश्न जो अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे गए हैं। एक और प्रश्न है दोस्त, इसे भी देख लेते हैं। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसकी सर्वप्रथम प्रयोग किसने की थी? खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है इसकी सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय भी सदल मिश्र को ही जाता है, सदल मिश्र को जाता है, क्योंकि इसी ने अपने पुस्तक 1803 में खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किया था। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया है। पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। जो नामकरण हुआ है खड़ी बोली, यह नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को ही जाता है, सदल मिश्र को ही जाता है। 1803 में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। 1803 ईस्वी को खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार होना शुरू हो गया। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जॉन गिलक्रिस्ट के द्वारा किया गया। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जॉन गिलक्रिस्ट के द्वारा किया गया। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद,
ये दोनों जो हैं वो राजा ध्वज के नाम से प्रसिद्ध हैं, राजा द्वय के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। दिए गए विकल्पों में हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं, जो विकल्प दिया गया है उसमें लल्लू लाल है। या तो इससे पहले भी हैं सदल मिश्र, वो भी हिंदी के गद्यकार हैं। तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग कहीं कहीं दोस्त टिक लगानी पड़ती है। तो ये थी दोस्त कुछ ऐसे प्रश्न जो अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे जा चुके हैं। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।